वेलकम अगेन। आज हम लोग चैप्टर 5 का 5वां वीडियो बनाने जा रहे हैं और इसमें स्टार्ट करेंगे ROR एज पर योर रिक्वेस्ट। ROR इन डिटेल। तो हिंदी में एक्सप्लेन करूंगा सारे ROR के रूल और साथ ही साथ साउंड सिग्नल, फ्लैग्स। कोशिश करूंगा पूरा कवर अप हो जाए इस आधे घंटे की वीडियो में। अगर नहीं हो पाता है तो इसको 6 पार्ट में कंटिन्यू रखेंगे नेविगेशन का। अच्छा, ये कंप्लीट होने के बाद जितने अपने ऑनलाइन जो क्विज मिल रहे हैं ना GSK को लेके, तो प्रायोरिटी रखूंगा कि नेविगेशन का मैं पहले कंप्लीट कर दूं सारा क्विज एक्सप्लेनेशन के साथ। मतलब एक क्वेश्चन, उसके चारों ऑप्शन, उनको एक्सप्लेन करना और फिर उनके बारे में उनका सही आंसर कैसे निकालोगे वो सब मैं बताऊंगा। ठीक, तो अभी स्टार्ट करते हैं ROR। ROR जैसे कि अपना रोड पे हम लोग ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करते हैं ना, रोड पे ट्रैफिक रूल्स को, तो ये है नेविगेशन का रूल्स ऑफ रोड्स। और हम लोग जो बात करते हैं जीपी रेटिंग में वो एलिमेंट्री, यानी कि जस्ट जनरल नॉलेज, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। बाकी डिटेल में COC के लिए हमें पढ़ना पड़ता है, लेकिन फिलहाल हम लोग इसमें जस्ट एक जनरल नॉलेज लेंगे रूल्स ऑफ रोड की एलिमेंट्री में। ये जो है पार्ट 5 पार्ट में डिवाइड है, पार्ट A, B, C, D और E। तो मेन हम लोग 4 की बात करने वाले हैं। E फॉर एक्सेप्शनल है, उसमें नहीं जाएंगे। तो पहला इसमें आता है पार्ट A में। पहले बता दूं कौन कौन से रूल हैं आपको। पार्ट A में जनरल, ठीक, ये जनरल रूल्स हैं। ये जाता है रूल नंबर 1, रूल नंबर 2 एंड रूल नंबर 3। पार्ट B जो है स्टीयरिंग एंड सेलिंग, यानी कि जब कोई वेसल स्टीयरिंग एंड सेलिंग चल रहा है, आपस में एक दूसरे के सामने आ रहे हैं, दिख रहा है सही से, नहीं दिख रहा है, कौन सी लाइट जलाएगा, वो सब इसमें आएंगे। इस रूल में आते हैं रूल नंबर 4 से 10 तक। इसके 3 सेक्शन है, सेक्शन 1, 2, 3। 1 में आते हैं रूल नंबर 4 to 10, ठीक। और सेक्शन नंबर 2 में आते हैं रूल नंबर 11 to 18। और सेक्शन 3 में रूल नंबर 19 है अपना। सेक्शन 3 में रूल नंबर 19 है। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट रूल है मैं आपको पहले बता दूं। आपकी बुक में क्या होगा, देखोगे आपकी बॉक्स में लिखे हुए हैं। जैसे कि सबसे पहला मोस्ट इम्पॉर्टेंट है रूल नंबर 5। इम्पॉर्टेंट सभी है, सर्वेयर कोई भी पूछ सकता है, लेकिन जो पहला मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूल नंबर 5, ये आपको रटा हुआ होना चाहिए। इसको लुकआउट बोलते हैं। फिर रूल नंबर 13, 14, 15, अच्छा एक और है 7। रूल नंबर 7 भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो ये पूछ सकता है कौन सी सिचुएशन, जैसे आजकल ओरल ले रहा हूं मैं अपने क्लास में, तो पूछता हूँ कि जनरल ये रूल्स जो है वो किसके लिए। जैसे मैं पूछता हूँ कि 5 वाला किस लिए, तो लुकआउट के लिए। 7 वाला तो बेयरिंग मॉनिटर करते ताकि कोलिजन ना हो। 13 वाला ओवरटेकिंग सिचुएशन। 14 वाला जो है हेड ऑन सिचुएशन है, स्टारबोर्ड ऑल्टर करेंगे। रूल नंबर 15 जो है, ये जब कोई वेसल स्टैंड ऑन है कि गिव वे, यानी कि कोई हमारे पोर्ट में है और कोई स्टारबोर्ड साइड में है, तो कौन सा गिव वे है, कौन सा स्टैंड ऑन है, वो रूल नंबर 15। तो ये तो ज्यादा पूछते हैं। रूल नंबर 6 ऐसे ही हम सारे एक्सप्लेन करेंगे। हाँ, जो पार्ट नंबर जो C है, ये है लाइट एंड शेप। वेसल अग्राउंड है, एंकर पे है, या रेस्ट्रिक्टेड विजिबिलिटी में कौन से साउंड करेगा, वो सब है। पार्ट D में आता है साउंड सिग्नल और साउंड एंड लाइट सिग्नल्स। जैसे मोर्स कोड होता है ना, वो सब इसमें आएगा। और पार्ट E है एग्जेम्पशंस, जो एग्जेम्प्ट है। एग्जाम मतलब होता है जिसके ऊपर रूल फॉलो ना हो रहा, तो वो सारी चीजें। ठीक, तो पहले तो ये इंपॉर्टेंट याद रखना है कि रूल्स ऑफ द रोड क्या होता है। अच्छा, इसके बारे में बता दूं, इसमें बुक में शायद मैं देख रहा हूँ, बुक में अपने पास नहीं लिखा हुआ है। तो इंटरनेशनल रेगुलेशन प्रिवेंशन ऐसा कुछ है कि जो कोलिजन कॉल रैक बोलते हैं इसे, ये आया था 1972 में। कोलिजन रेगुलेशंस जो आई थी 1972 में, कॉल रैक बोलते हैं, और अडॉप्ट हुए थे 1978 में। तो ये हो सकता है पूछ ले सर्वेयर कि कॉल रैक कब आए थे, तो आप क्या बोलोगे 1972 में, और फुल तरह से इम्प्लीमेंटेशन कब हुआ था, तो 1978 में। ठीक, ये 1978 है। एडॉप्शन और इम्प्लीमेंटेशन दोनों में टाइम लगता है। कोई रूल बना तो वो एडॉप्शन हुआ,
इम्प्लीमेंट होते होते पूरे वर्ल्ड में कितना टाइम लग गया, जैसे इसमें सब लगभग 6 साल लग गए, तो 1978 में। ऐसे ही आईएमओ आया था, 90 आईएमओ कह रहा हूँ मैं, मार्पोल आया था 73 में, और वो भी इम्प्लीमेंट होते होते 78 हो गया था। तो इसीलिए लिखते हैं कॉलरेट कोलिजन रेगुलेशंस 1972 में आया था और 78 तक इम्प्लीमेंट हो गया था। अब बात करते हैं पार्ट ए, जनरल, जो 3 रूल हैं। ठीक है, मैं इसको वाइप आउट करता हूँ और फिर रूल नंबर एक एक एक्सप्लेन करते हैं, एक से लेके सारे जितने अपनी बुक में हैं, और फिर उनकी डिटेल में और कैसे क्वेश्चन आएंगे वो भी बताएंगे। ठीक, तो पार्ट ए में 3 रूल हैं। पहला रूल है, पार्ट ए में 3 रूल हैं। पार्ट ए रूल नंबर 1, 2, 3। इसको ऐसे लिखा हुआ है किताब में 1 से 3 तक। पहला रूल लिखा हुआ है जनरल का, स्टेट्स वेयर द रूल शैल अप्लाई। सीधा सा मीनिंग है इसका कि ये रूल कहाँ अप्लाई होंगे। वेयर द रूल शैल अप्लाई, ये रूल अप्लाई होंगे। ठीक, रूल नंबर 2 है, इट स्टेट्स दैट नो वेसल ओनर मास्टर और क्रू देयर ऑफ विल बी exonerated फ्रॉम एनी नेग्लेक्ट टू कंप्लाई विद दिस रूल। यानी कि किसी को अलाउड नहीं है, चाहे वो मास्टर हो, क्रू हो, कंपनी का मालिक हो, या फिर वेसल कोई भी शिप, किसी को ऐसा अलाउड नहीं है कि वो इन रूल को, क्या बोलते हैं उसे हिंदी में, ना फॉलो करे। ठीक, तो ऐसा नहीं, ये रूल यानी कि सबको फॉलो करना है, कोई भी हो। ठीक है, रूल नंबर 3 बोलता है गिव्स द जनरल डेफिनेशन फॉर वेसल। अच्छा, रूल नंबर 3 में जो भी लिखे हुए टर्मिनोलॉजी, जैसे वेसल लिखा हुआ है, पावर ड्रिवन वेसल लिखा है, सेलिंग वेसल है, वेसल इंगेज इन फिशिंग है, तो इसके लिए आप थोड़ा डिटेल में आओ, पेज नंबर 70, पेज नंबर 70। इसमें रूल नंबर 3 देखो फिर से लिखा हुआ है और एक्सप्लेन किया है। तो रूल नंबर 3 में दो वर्ड वेसल है, वो क्या होता है, इंक्लूड्स एवरी डिस्क्रिप्शन ऑफ वाटर क्राफ्ट इंक्लूडिंग नॉन डिस्प्लेसमेंट क्राफ्ट एंड सी प्लेन्स यूज्ड एज अ मीन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑन वाटर। अब वेसल क्या होता है कि जो भी वाटर बॉडी, पानी पे कुछ भी जो तैर रहा है, जिसको हम यूज कर रहे हैं ट्रांसपोर्टेशन के लिए, पब्लिक हो, सामान हो, कार्गो हो, शिपिंग के लिए, आर्मी के लिए, जो भी चीज हम यूज कर रहे हैं, वाटर बॉडी, वो चाहे पानी को डिस्प्लेस कर रही हो या ना कर रही है, यानी कि पानी की सतह पर ही तैर रही है या थोड़ा सा बैठ के तैर रही है, यानी कि थोड़ा सा पानी में डूब के, वो वेसल है। इंपॉर्टेंट क्या बोलोगे, वेसल इज अ वाटर क्राफ्ट और वाटर बॉडी विच वी आर यूजिंग फॉर ट्रांसपोर्टेशन पर्पस। ठीक, तो ये होता है वेसल। बी है द टर्म पावर ड्रिवन वेसल मीन्स एनी वेसल प्रोपेल्ड बाय मशीनरी। तो हमने वेसल के बारे में पढ़ लिया कि वेसल क्या होता है, जो भी चीज पानी पे तैर रही है, दैट इज वेसल। किस लिए, ऐसे नहीं कि लकड़ी तैर रही, कचरा तैर रहा है, वो भी वेसल हो गया। वी आर यूजिंग फॉर ट्रांसपोर्टेशन, पब्लिक को ले जाना, माल ढोना, ये सब। पावर ड्रिवन वेसल, जिस भी वेसल को मशीनरी से प्रोपेल किया जा रहा है, इंजन से, वो होता है पावर ड्रिवन वेसल। सी है द वेसल नॉट अंडर कमांड मीन्स अ वेसल। अब वेसल नॉट अंडर कमांड क्या होता है कि सपोज कुछ गड़बड़ हो गया वेसल पे, स्टीयरिंग, इंजन, जनरेटर या उसका कोई फंक्शन सही से काम नहीं कर रहा है, तो वेसल होता है नॉट अंडर कमांड। अच्छा, नॉट अंडर कमांड के लिए वेसल अंडरवे होना चाहिए, तो वो आगे एक बात करेंगे। वेसल रेस्ट्रिक्टेड इन हर एबिलिटी टू मैनूवर, इसका मतलब होता है, जो अपना डी पॉइंट है, वेसल रेस्ट्रिक्टेड इन हर एबिलिटी टू मैनूवर, यानी कि उसका कुछ ऐसा काम है कि वो गड़बड़ी तो नहीं है उस जहाज पे, लेकिन उस काम की वजह से वो रूल्स फॉलो नहीं कर पा रहा है। जैसे वेसल नॉट अंडर कमांड में क्या था कि गड़बड़ी की वजह से वो रूल्स को फॉलो नहीं कर पा रहा था, रास्ता नहीं दे पा रहा था, या जो भी चीजें करनी है वो कर नहीं पा रहा है, जो ट्रैफिक रूल फॉलो करने हैं वो कर नहीं पा रहा है, गड़बड़ी की वजह से नॉट अंडर कमांड है, और नेचर ऑफ वर्क की वजह से कर रहा है, तो रेस्ट्रिक्टेड इन हर एबिलिटी टू मैनूवर है वो। ई में आते हैं अंडरवे। कोई भी वेसल यानी कि कोई भी वाटर बॉडी जो हम ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज कर रहे हैं, अगर वो एंकर पे नहीं है, पोर्ट पे नहीं बंधी हुई है, और अग्राउंड यानी कि जमीन नहीं टच हो गई है। अग्राउंड क्या होता है, जब गहरान कम होती है तो वेसल उस पर चढ़ जाता है, नीचे जमीन टच हो जाती है और वो मूवमेंट बंद हो जाता है, तो वो अंडरवे नहीं होगा। यानी कि एंकर पे होगा तो अंडरवे नहीं है, पोर्ट पे है तो भी अंडरवे नहीं है, और ग्राउंड हो गया इमरजेंसी तो भी अंडरवे नहीं है। अंडरवे है तो वेसल को सारे रूल नेविगेशन वाले, लाइट्स वाले फॉलो करने हैं। तो अंडरवे मीन्स होता है कि 3 सिचुएशन अगर नहीं है, तो यानी कि वेसल पानी पे तैर रहा है, हवा के सहारे तैर रहा है, मशीन से तैर रहा है, या सेलिंग बोट, सेलिंग वेसल होता है जिसपे पाल के सहारे चलता है ना, कर्टन्स टाइप का जो होता है, वो तो सेलिंग वेसल बोलते हैं उसे। द वर्ड अंडरवे मीन्स अ वेसल इज नॉट एट एंकर और मेड फास्ट टू द शोर। मेड फास्ट मतलब होता है पोर्ट से बंधा हुआ होना।
और अग्राउंड, अग्राउंड मतलब नीचे सी बेड टच हो जाए शिप के। एफ पॉइंट, वेसल शैल बी डीम्ड टू बी इन साइट ऑफ वन अनदर ओनली व्हेन वन कैन बी ऑब्जर्व विजुअली फ्रॉम द अदर। कभी कभी क्या होता है कि दो वेसल आपस में चल रहे हैं, ठीक, और हमारा ब्रिज जो है पीछे ऑब्स्ट्रक्शन होते हैं तो वो वेसल दिखना बंद हो जाता है, या कोई वेसल दूर है, किसी ऑब्स्ट्रक्शन, क्रेन, इन सब की वजह से नहीं दिख पा रहा है हमें कायदे से, यानी कि एक वेसल तो हमें अच्छे से देख ले रहा है, हम उसे अच्छे से नहीं देख पा रहे, तो वो डीम्ड वाली सिचुएशन आ जाती है, ठीक। जी वाला पॉइंट है रेस्ट्रिक्टेड विजिबिलिटी, मीन्स एनी कंडीशन in which fog, mist, falling snow, heavy rainstorm, sandstorm restricts visibility or any other similar causes। तेज बारिश होने लगी, जैसे आप कार चलाते हो, कोहरा है, नहीं दिख रहा है आगे, तेज बारिश हो रही, नहीं दिख रहा है आगे, ऐसे ही शिप पे भी जब समंदर में कोहरा आ जाए, तेज बारिश आ जाए, धुंध आ जाए, ओस हो जाए खूब ज्यादा, तो उसको बोलते हैं रेस्ट्रिक्टेड विजिबिलिटी, ठीक है, यानी कि हमें 1 माइल भी अच्छे से नहीं दिख रहा है, 1 नॉटिकल माइल भी, तो वो होती है रेस्ट्रिक्टेड विजिबिलिटी। ये था रूल नंबर 3। इसमें कुछ डेफिनेशंस नहीं है, जो जब रूल में आएगा तो हम उसे एक्सप्लेन करते जाएंगे, ठीक। तो रूल नंबर 3 यानी कि पार्ट ए अपने फिनिश हो गया। पार्ट बी की बात करते हैं। पार्ट बी में है पहला सेक्शन 1। सेक्शन 1 में रूल नंबर 4 से 10 तक है। तो रूल नंबर 4 पार्ट बी सेक्शन 1 states that rule in section 1 apply in any condition of visibility। any condition of visibility, चाहे आपको कोई वेसल दिख रहा हो, बारिश हो रही हो, नहीं दिख रहा है, कोहरा है, नहीं दिख रहा है, लेकिन रूल ये सारे अप्लाई होंगे। तो पहला रूल क्या है, रूल नंबर 4 यानी कि states the rule in section 1 apply in any condition, ये तो हो गया। रूल नंबर 5, रूल नंबर 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैंने बोला था पहले, इसका है स्टेट्स द इंपॉर्टेंस ऑफ प्रॉपर लुकआउट बाय साइट एंड हियरिंग। आपको ये रूल याद करना है। याद करना है कहां से, पेज नंबर 70 पे आओ, सबसे लास्ट में देखो लिखा हुआ है रूल नंबर 5 लुकआउट। एवरी वेसल शैल एट ऑल टाइम्स मेंटेन अ प्रॉपर लुकआउट, ठीक है, बाय साइट यानी कि आंखों से, बाय हियरिंग यानी कि सुन के और देख के, एज वेल एज बाय ऑल अवेलेबल मीन्स अप्रोप्रिएट इन प्रिवेलिंग सर्कमस्टेंसेस एंड कंडीशंस। जितने भी ब्रिज में इक्विपमेंट हैं नेविगेशन को लेकर, रेडार, जीपीएस, एआईएस, सबको यूज करते हुए हमें प्रॉपर लुकआउट मेंटेन रखनी कि कौन सा शिप आ रहा है, कैसे जा रहा है, कितनी देर में हमारे पास आएगा, ये सारी डिटेल आपको लुकआउट में निकालनी है। किस लिए, ताकि हम ऐसी सिचुएशन में ना पड़े जहां पे हमारा शिप किसी रिस्क में या कोलिजन में इन्वॉल्व हो जाए, ठीक है। तो ये है रूल नंबर 5 जिसे आपको याद करना पड़ेगा। सर्वेयर पूछता है तो ऐसे ही सुनाना है कि एवरी वेसल शैल एट ऑल टाइम्स मेंटेन प्रॉपर लुकआउट बाय साइट एंड हियरिंग एज वेल एज ऑल अवेलेबल मीन्स appropriate in the prevailing circumstances and conditions to make a full appraisal of the situation and also of the risk of the collision, ठीक। तो ये लाइन याद कर लेना, ये है रूल नंबर 5। नेक्स्ट आते हैं रूल नंबर 6 पे। अच्छा, रूल नंबर 6 जब पूछेगा सर्वेयर तो उसको बोलना है एवरी वेसल शैल एट ऑल टाइम्स मेंटेन अ सेफ स्पीड या प्रोसीड एट अ सेफ स्पीड। जब भी कहीं भी कोई शिप जा रहा हो तो उसे हमेशा अपने आप को सेफ स्पीड पर रखना है, वेसल के लिए भी और अदर शिप्स के लिए भी। रूल नंबर 7 जो बॉक्स में है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी है, states that every vessel should use all available methods to determine risk of collision and risk of collision exists if the compass bearing of an approaching vessel does not change appreciably। अच्छा, इसको समझाने के लिए मैं बोर्ड पे समझाता हूँ आपको। रूल नंबर 7 बोलता है कि जब हम अपने कंपास को, रेडार को देखेंगे तो सपोज हमारा शिप ये है, ठीक है, और हम ये हेडिंग कर रहे हैं समवेयर 005 मान के चलो कर रहे हैं। कोई वेसल जो हमारी, जिसकी बेयरिंग क्या है, सपोज ये वेसल है तो ये ट्रू नॉर्थ और ये समथिंग अराउंड 090 पे है, ठीक, और वो कुछ इस तरफ से कोर्स कर रहा है ऐसे, और थोड़ा बड़े पहले, तो कोई शिप इधर है और एक शिप इधर है, ठीक, हम ये कोर्स पे जा रहे हैं यानी कि 000, ये इधर जा रहा है, ठीक। तो हमने इसकी बेयरिंग ली। बेयरिंग क्या होता है, एंगल बिटवीन ट्रू नॉर्थ एंड दैट ऑब्जेक्ट ऑन आवर लोकेशन, ठीक। तो ये, तो सपोज इसकी बेयरिंग अभी है 075, 5 मिनट बाद
या 10 मिनट बाद हमने फिर देखा तो हम यहाँ आ गए पुरानी लोकेशन से और ये वेसल यहाँ पे आ गया। अभी भी इसकी बियरिंग सेम है 075। ठीक, तो फिर अगले 15 मिनट बाद देखा हमने तो हम यहाँ आ गए और ये वेसल इधर ही है, अभी भी इसकी बियरिंग क्या है 075। तो देख रहे हो आप धीरे धीरे क्या होगा, ये आके यहाँ पे कहीं पे कोलाइड कर जाएंगे। तो हमें ये नहीं होने देना है। तो या तो जब हम स्लो डाउन करेंगे तो बियरिंग ऊपर की तरफ जाने लगेगी, यानी कि 075 से 060 ऐसा, और अगर ये स्लो डाउन करेगा तो इसकी बियरिंग पीछे की तरफ जाने लगेगी 090। तो हमें मेंटेन अ प्रॉपर लुकआउट एंड चेक द बियरिंग कि ये बियरिंग एप्रिशिएबली चेंज हो रही है टाइम के हिसाब से कि नहीं। धीरे धीरे भी चेंज होगी तो हमारा शिप बड़ा होगा, हो सकता है रिस्क ऑफ कोलिजन अभी भी रहे, लेकिन अगर एप्रिशिएबली यानी कि ज्यादा अमाउंट में चेंज होगी तो वी आर सेफ, वी आर नॉट गोइंग फॉर कोलाइड। तो दिस इज रूल नंबर 7। रूल नंबर 8 states that any action taken to avoid collision shall be positive, made in ample time, with due regard to observance of good seamanship, and be large enough to readily apparent to another vessel, etc. इस रूल का मतलब यह है कि जब भी हमने किसी वेसल को देखा, जैसे ही देखा, ऑब्जर्व किया और उसी टाइम हमने एक्शन लिया अपने कोलिजन को अवॉइड करने के लिए। ये नहीं कि हम दूसरे पे डिपेंड हो जाए कि वो शायद कोर्स को ऑल्टर कर लेगा या हम 5 मिनट बाद कर लेंगे या 10 मिनट बाद कर लेंगे, और थोड़ा सा वो भी नहीं है, उसको इतना एक्शन करके दिखा दो कि आप जो है स्टारबोर्ड ऑल्टर कर रहे हो, आप पोर्ट टू पोर्ट पास होना चाहते हो। ठीक है, तो जब भी हम किसी वेसल को देखेंगे, जब वॉच कर रहे होंगे प्रॉपर, तो हम वेसल देखेंगे और बेयरिंग देखते रहेंगे और एम्पल टाइम यानी कि इनिशियल टाइम में ही हम इतना एक्शन ले लेंगे ताकि उस वेसल को भी पता चल जाए कि हमने जो एक्शन लिया है वो उसको दिख रहा है और वो भी उसी हिसाब से अपने शिप को ऑल्टर करे और हम कोलिजन से दूर हो जाए। रूल नंबर 9 बोलता है नैरो चैनल। किसके बारे में? नैरो चैनल के बारे में। नैरो चैनल यानी कि सकरा रास्ता, समंदर में चैनल बने होते हैं। अगर कोई ऐसा चैनल है जो ज्यादा वाइड नहीं है, नैरो है, तो उसमें क्या है, द रूल एक्सप्लेन्स कंडक्ट ऑफ वेसल इन नैरो चैनल सच एज कीपिंग टू स्टारबोर्ड साइड ऑफ द चैनल। यानी कि उस चैनल के हिसाब से चार्ट पे हमें पता चल जाएगा कि कोई रास्ता है, चार्ट पे हम देख रहे हैं नैरो चैनल है, तो हमारे अपने शिप को स्टारबोर्ड साइड, चैनल के स्टारबोर्ड साइड पे आना है। कोई वेसल उधर से आ रहा होगा तो वो भी अपने स्टारबोर्ड साइड पे आएगा, तो हम दोनों पोर्ट टू पोर्ट पास कर जाएंगे सेफली। सो दिस इज रूल नंबर 9। रूल नंबर 10। रूल नंबर 10 इज टॉकिंग अबाउट TSS। व्हाट इज TSS? ट्रैफिक सेपरेशन स्कीम। ट्रैफिक सेपरेशन स्कीम, जिस जगह पे ट्रैफिक डेंसिटी ज्यादा है, वेसल बहुत ज्यादा है, तो वहां पे लोग क्या करते हैं, जो VTS होता है या जो उसका कंट्रोल सेंटर होता है, वो हमें बता देता है कि यहाँ पे ये TSS बना हुआ है। ये जस्ट लाइक चार्ट पे आपको रोड की तरह दिखेगा। ठीक, और क्या होगा उसमें कि ऐसे चार्ट बनाया जाए कि सारे इधर जाने वाले वेसल इस तरफ चलेंगे और इधर आने वाले वेसल इस तरफ, जस्ट लाइक डिवाइडर वाली जो रोड होती उसी तरह से, कि वेसल एक डेडिकेटेड डायरेक्शन में ही वो फ्लो जाएगा। और कोई वेसल इसको क्रॉस करेगा, अगर कोई वेसल इसे क्रॉस करना है तो राइट एंगल पे क्रॉस करे, इन्फॉर्म करके एक दूसरे को, या VTS उसे बताएगा कैसे, और अगर इसमें मर्ज होना है तो मिनिमम एंगल बनाते हुए मर्ज हो। ठीक, ये TSS रूल है। रूल नंबर 10 के बाद आता है सेक्शन 2, कंडक्ट ऑफ वेसल्स इन साइट ऑफ वन अनदर। जब वेसल एक दूसरे को देख सकते हैं तब क्या होगा? रूल नंबर 11 states that the rule under section 2 apply to vessel in sight of one another। यानी कि दोनों वेसल एक दूसरे को देख सकते हैं तब ये वाले रूल अप्लाई होंगे। मैं थोड़ा वाइप आउट करता हूं, फिर रूल नंबर 11 से स्टार्ट करते हैं। ठीक, अब बारी है रूल नंबर 12 की। states the action to be taken when two sailing vessels approaching one another। यानी कि बताता है कि, तो स्टेट्स द एक्शन टू बी टेकन व्हेन टू सेलिंग वेसल्स अप्रोचिंग वन अनदर। जब वेसल एक दूसरे की तरफ आ रहे हो तब ये वाले रूल अप्लाई होंगे। ठीक है, रूल नंबर 12, तब ये रूल अप्लाई होंगे। तो पहला है रूल नंबर 13। रूल नंबर 13, ये कौन सी सिचुएशन है? जब कोई शिप, सपोज ये शिप है A और ये शिप है B, दोनों एक डायरेक्शन में चल रहे हैं, इसकी स्पीड ज्यादा है, ये 10 नॉट कर रहा है और ये 8 नॉट कर रहा है, तो क्या होगा कि ये वाला वेसल इसको ओवरटेक करेगा। ठीक है, तो रूल कहता है 13 कि ओवरटेक स्टारबोर्ड साइड से भी कर सकता है A के और पोर्ट साइड से भी कर सकता है। ठीक, और रात में अगर होगा तो हमें इसकी सिर्फ और सिर्फ एस्टर्न लाइट दिखेगी। ठीक, एस्टर्न लाइट यानी कि जो पीछे एक लाइट लगी होती है
जिसका आर्क ऑफ विजिबिलिटी 135 डिग्री होता है, तो हमें सिर्फ और सिर्फ यही लाइट दिखेगी उसकी। तो ओवरटेक करने वाले वेसल की जिम्मेदारी है कि वो इसको डिस्टर्ब ना करे। दिस इज स्टैंड ऑन वेसल, ये है जो ओवरटेक करेगा और क्लियर होके इससे जाएगा। यानी कि इसको नहीं बोलेगा कि तुम हट जाओ मैं ना आ रहा हूं ओवरटेक करने, ये जस्ट ओवरटेक करके अपना रास्ता बनाएगा खुद ही और इसको डिस्टर्ब नहीं करेगा। So when a vessel is overtaking another vessel, it is her duty to keep out of the way of the vessel being overtaken. An overtaking vessel cannot be considered as a crossing vessel. At night, this means the overtaking vessel can see only her astern light, not her side light. ठीक है, यानी कि ये वेसल जो है सिर्फ इसी को देख पाएगा। क्रॉसिंग वेसल इसको क्यों नहीं ऑब्जर्व कर सकते हैं कि जब ये वाला वेसल ये ओवरटेक करके जाएगा ना, तो ऐसा नहीं कि ये बोले हम क्रॉसिंग वेसल हैं और हम रास्ता नहीं देंगे, तुम रास्ता दो, क्योंकि वो वाला रूल नंबर अभी आ रहा है 15 में, हम एक्सप्लेन करेंगे। तो रूल नंबर 13 में याद रखना है ओवरटेकिंग सिचुएशन है और जो वेसल ओवरटेक करेगा वो अगले को डिस्टर्ब नहीं करेगा और उसको ही क्लियर रास्ता दे के जाएगा। ठीक, अगला रूल नंबर 14, व्हेन टू पावर ड्रिवन वेसल, यानी कि एक वेसल ए और दूसरा वेसल बी, ये दोनों एक दूसरे की राइट हेड सिचुएशन पे हैं। ठीक, अच्छा, राइट हेड सिचुएशन एक अपनी बुक में डायग्राम बना हुआ है। एक ऐसा शिप है, ये होता है उसका राइट हेड, राइट हेड, ये होता है राइट एस्टर्न, राइट एस्टर्न, यानी कि शिप के जस्ट एग्जैक्टली पीछे जहां भी ब्रिज होगा, यानी कि वो वाले बीम, ब्रिज का जो मिड शिप है वहां पे जो बीम जा रहा है इसको बोलते हैं स्टारबोर्ड साइड का बीम, स्टारबोर्ड साइड का बीम, और ये पोर्ट बीम। ठीक, तो ये राइट अहेड जस्ट एग्जैक्टली सामने, स्टारबोर्ड बीम, पोर्ट साइड बीम और राइट एस्टर्न। अब चार पार्ट में डिवाइड हो गया। अगर इस लाइन को हम स्ट्रेट ऐसे कर दें तो ये जितना है बीम के आगे का हिस्सा फॉरवर्ड में, इसको बोलते हैं बाव, ये भी बाव है, ये पोर्ट साइड का बाव है, पोर्ट बाव, और ये स्टारबोर्ड बाव। इसके जस्ट पीछे बीम, जहां पे आपका ब्रिजविंग है, जहां से वॉच कर रहे हो, उसके जस्ट पीछे वाला ये होता है क्वार्टर। तो ये स्टारबोर्ड क्वार्टर हो गया और ये वाला पोर्ट साइड क्वार्टर हो गया। तो आपको जब भी ऑफिसर को रिपोर्ट करना होगा कि वेसल कहाँ पे है, तो कंपास बॉक्सिंग मैंने बताया था, उसी हिसाब से 8 पॉइंट में डिवाइड कर लो। ठीक, अगर कोई टारगेट यहाँ पे दिख रहा है आपको ब्रिज से, तो आप बोलोगे आई कैन सी अ वेसल ऑन माय 4 पॉइंट स्टारबोर्ड बाउ, यानी कि राइट हेड से कितने पॉइंट पे आ रहा है, जस्ट गेस वर्क। ठीक, कोई इधर है तो स्टारबोर्ड क्वार्टर में है, कोई वेसल इधर है तो पोर्ट क्वार्टर में रहेगा, कोई वेसल इधर है तो पोर्ट बाउ में रहेगा, और पॉइंट अपने हिसाब से आप इमेजिन कर सकते हो। क्योंकि हम एक पार्ट को, यानी कि एक पार्ट ये हो गया, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, एक पार्ट को 8 हिस्सों में डिवाइड कर रहे हैं और आप उसी हिसाब से रिपोर्टिंग कर सकते हो। ठीक, तो रूल नंबर 14 पे वापस आते हैं। जब हमारी हेड ऑन सिचुएशन होगी, when two power driven vessels are meeting on रेसिप्रोकल और नियरली, यानी कि हो सकता है ये जस्ट अपोजिट हमारा कोर्स कर रहा हो, इधर ये कोर्स कर रहा है 180 साउथ और हमारा कोर्स है ये वाला, यानी कि 000 नॉर्थ। तो अगर कोई वेसल रेसिप्रोकल कोर्स कर रहा है या नियरली, मान लो ये इस तरफ थोड़ा सा जा रहा है और हम इस तरफ थोड़ा सा जा रहे हैं, ठीक, तो हो सकता है एक सिचुएशन ऐसी आएगी जहां पे हम लोग कोलिजन कर जाएं अगर एक्शन ना लें। तो रूल क्या कहता है कि ये वेसल स्टारबोर्ड ऑल्टर करेगा और हम भी थोड़ा सा स्टारबोर्ड ऑल्टर करेंगे, और जब हम लोग क्लोज आ जाएंगे तो ए इस तरह से और बी इस तरह से, यानी कि ये हमारी पोर्ट साइड लाइट देखेगा, हम इसकी पोर्ट साइड की लाइट, जो कि रेड कलर की होती है, रेड कलर और रेड कलर, ये वाला इधर जाएगा और ये वाला इधर जाएगा। दिस इज रूल नंबर 14। ठीक, सेम ऐसे ही रूल नंबर 15 में अब हमारी सिचुएशन अगर दूसरी तरह से है, यानी कि बताते हैं कैसे। रूल नंबर 15 कहता है कि टू पावर ड्रिवन वेसल, सपोज हमारा वेसल ए, ठीक है, ये हेडिंग कर रहा है इस तरफ, दूसरा वेसल है बी, ये इस तरफ आ रहा है,
एक वेसल है सी, समझाने के लिए एक और वेसल ले लो ताकि कंफ्यूजन ना हो। ये वेसल इधर आ रहा है, ठीक, हम इस वेसल पे है ए पे, तो ये हमारे स्टारबोर्ड बाव पे है, स्टारबोर्ड बाव, और ये वेसल हमारे पोर्ट बाव पे है। तो यहाँ पे अगर ये हमारे क्लोज टू कोलिजन, यानी कि अगर हम दोनों ऐसे ही चलते रहे तो यहाँ कोलाइड हो जाएंगे, और ये वाला चलता रहे तो भी हो सकता है कोलिजन हो जाए। इसको अवॉइड करने के लिए रूल कहता है कि हम ए जो है गिव वे वेसल है, यानी कि हमें रास्ता देना है। बी जो है वो स्टैंड ऑन है, यानी कि हम उसको डिस्टर्ब नहीं करेंगे, वो अपनी स्पीड और कोर्स मेंटेन करेगा, ठीक। हम क्या करेंगे, या तो अपना स्लो डाउन करें या तो ऑल्टर करें, इसके पीछे से जाएं, ठीक, या तो स्लो डाउन कर लें या इसके पीछे से जाएं, ताकि इस वेसल को हम अपने सामने से हेड से पास होने दें। ऐसे ही सी वाला, अब हम क्या है इसके स्टारबोर्ड पे, तो ये वाला वेसल ऑल्टर करे या स्लो डाउन करे और हमें रास्ता दे, क्योंकि हमारी सिचुएशन और इसकी सिचुएशन में ये है गिव वे और हम है स्टैंड ऑन। तो जो भी वेसल स्टारबोर्ड पे है वो स्टैंड डाउन होगा और जो पोर्ट पे है वो गिव वे होगा। दिस इज रूल नंबर 15। रूल नंबर 16, 17, 18 यही बताते हैं कि 16 जो है वो गिव वे वेसल क्या है, वो वाला वेसल जो रास्ता देगा। 17 बोलता है कि स्टैंड ऑन वेसल क्या है, स्टैंड ऑन मतलब है जो अपना कोर्स और स्पीड मेंटेन रखेगा। 18 रिस्पॉन्सिबिलिटीज बिटवीन वेसल्स, तो ये 16, 17 और 18 रूल इनके बारे में ही बात करता है जो मैंने बताया अभी। अब आते हैं सेक्शन 3, रूल नंबर 19। दिस रूल आउटलाइन द कंडक्ट ऑफ वेसल इन रेस्ट्रिक्टेड विजिबिलिटी, जैसे कि फॉग, मिस्ट, फॉलिंग स्नो, हैवी रेन स्टॉर्म, सैंड स्टॉर्म। इन रेस्ट्रिक्टेड विजिबिलिटी यानी कि जब हमें एक दूसरे वेसल को देखने में दिक्कत हो रही हो, कोहरा हो या बारिश हो, बर्फबारी हो, तब हमें अपनी लुकआउट को प्रॉपर करना है, सेफ स्पीड पे चलते रहना है, और रेडार यानी कि इट इज अ नेविगेशन टूल, डिटेक्ट ऑल टारगेट्स, लैंड ऑब्स्टेकल्स एंड अदर शिप्स एंड बोट all around the ship, and always maintain a all around proper lookout. This is rule number 19। हम वाइप आउट करके अब पार्ट सी की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है।